हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं साम स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। साम स्थिरांक को कौन कौन चीज़ ऐसी हैं जो इफेक्टिव करती हैं, प्रभावित करती हैं, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का ये। तो देखते हैं बेटा क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे साम स्थिरांक को इफेक्टिव कर सकती हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है रासायनिक अभिक्रिया की दिशा। ठीक है, जो दिशा है बेटा, अगर हम दिशा बदल दें तो अभिक्रिया की जो साम स्थिरांक है वो परिवर्तित हो जाता है। कैसे आता है उसको देखेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग है बेटा अभिक्रिया की दिशा। अभिक्रिया की दिशा, अभिक्रिया की दिशा। ठीक है, अगर अभिक्रिया की दिशा बदल देते हैं तो उसका साम्य स्थिरांक जो होता है वो बदल जाता है या उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। इस बात को मैं प्रूव कर दिखाता हूं कैसे। देखो बेटा, अगर कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है C प्लस, लिखा हुआ है कोई रिएक्शन है A प्लस B और यह है C प्लस D, ये कोई रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, तो उसका साम्य स्थिरांक मान लीजिए, अभी इसका साम्य स्थिरांक है K1 है। ठीक है, Kc मान लो या K1 मान लो, मान लीजिए K1 इसका साम्य स्थिरांक है, या Kc इक्वल टू मान लीजिए K1 है इसका साम्य स्थिरांक। ठीक है, अगर मैं इसकी दिशा पलट दूं, इस अभिक्रिया को सीख दूं C प्लस डी एरो A प्लस बी, तब इसको जो साम्य स्थिरांक है Kc की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/K1। 1/K1 समझ में आ रहा है बेटा। तो जो इसका नया साम्य स्थिरांक यहाँ डैश लगा देता हूं, जो नया साम्य स्थिरांक निकल के आया वो आ जाएगा पहले वाले साम्य स्थिरांक का 1/। में इस प्रकार से इफेक्टिव होता है। अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बदल देते हैं तो उसका साम्य स्थिरांक भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस बात को मैं लिखता हूं बेटा। देखो, इसको प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा अभी ये कैसे होता है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दिशा बदलने पर, ठीक है बेटा, अभिक्रिया की दिशा बदलने पर उसका साम्य स्थिरांक भी परिवर्तित हो जाता है। उसका साम्य स्थिरांक भी परिवर्तित होता है या बदल जाता है। ये बात समझ में आ रही कैसे होता है बेटा। देखो, हमारी रिएक्शन पहले ऐसी थी, साम्य स्थिरांक K1 था, Kc इक्वल टू K1 था। ठीक है, अब हमने जब इसकी दिशा बदल दी तो नया साम्य स्थिरांक K डैश C इक्वल टू 1/K1 आ गया। अगर आप कहोगे सर जी प्रूफ बताओ ये हुआ कैसे, यार समझ जाओ ना, इतना सा प्रूफ चाहिए ना तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो प्रूफ बेटा, देखो फिर मत कहना सर जी लेक्चर लंबे लंबे पढ़ाते हो। प्रूफ देखो इस बात का, प्रूफ क्या है मैं प्रूफ बताता हूँ ना, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन के लिए बात करें, अगर हम बात करें AB और यहाँ बात करें CD, इसकी हम बात करें तो इसका साम्य स्थिरांक मैंने क्या कहा, साम्य स्थिरांक Kc इक्वल टू K1 होगा। ठीक है, देखो करते हैं सॉल्व इसको। अब देखो Kc निकालो इसके लिए बेटा। Kc इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, ये चीज C और D, CD अपॉन A एंड B, ये तो तुम निकालना जानते हो। Kc निकल गया ये, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे हम K1। क्या है बेटा, Kc इक्वल टू K1 मान लिया हमने। ठीक है, नाउ अब हम दूसरी रिएक्शन देख लें। अगर हम देख लें C प्लस डी, अब इसी रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, हम पलट रहे हैं। ठीक है, इसकी दिशा पलट रहे हैं। C प्लस डी इक्वल टू A प्लस बी। ठीक है बेटा, अब इसका नया साम्य स्थिरांक हम क्या मान लें, K डैश C। अभी हमने Kc माना था, K डैश C की वैल्यू निकालेंगे। K डैश C की वैल्यू क्या 1/K1 आएगी नहीं आएगी वो देखना है मान लिए। तो देखो इसका साम्य स्थिरांक कैसे निकालेंगे, A एंड V अपॉन दिस C एंड D। देखो यहां पर AB नीचे है, यहां पे AB ऊपर है। अगर इसको हम पलट दें तो एक जैसा नहीं हो जाएगा। अगर इस चीज को मैं ऐसा लिख दूं बेटा, ध्यान समझेंगे, K डैश C इक्वल टू 1/K डैश C कर दूं, इसको 1/, में ले लूं तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा C एंड D अपॉन A एंड B, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो ये किसके बराबर है, CD अपॉन AB। CD अपॉन AB किसके बराबर है, K1 के बराबर है। नहीं समझ में आया तो बेटा K1 के बराबर है नहीं है। देखो ये चीज देखो, ये चीज देखो और ये चीज देखो एक जैसी है बिल्कुल। ये K1 के बराबर है तो हमने यहाँ K1 लिख दिया।
अर्थात यहां से हमें ये चीज क्लियर हो गई, 1/k-c इक्वल टू k1 आ गया। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब क्या काम करेंगे बेटा हम लोग, अब हम इसको पलट देंगे फिर से, या तिरछी मल्टीप्लाई कर दो या पलट दो, फिर से पलट दो, तो ये k-c इक्वल टू क्या आ गया, 1/k1 आ गया। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था आपके लिए, मैंने कहा था अगर हम रिएक्शन की दिशा बदल देंगे तो जो नया सामस्थानिक आएगा वो पहले वाले का उल्टा होगा, व्युत्क्रम होगा, 1/में होगा। तो देखो नया सामस्थानिक क्या आ गया, 1/में में आ गया। समझ में आ रही है बात आप लोगों के बेटा? समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी अभिक्रिया की हम दिशा को परिवर्तित करते हैं तो उसका जो सामस्थानिक होता है, जो नया सामस्थानिक निकल के आता है वो पहले वाले सामस्थानिक का व्युत्क्रम आता है, पलट करके निकल के आता है, दूसरा सामस्थानिक निकल करके आता है, मतलब उल्टा वाला। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? चलो इस रिएक्शन को, एक रिएक्शन को और दिखाते हैं प्रूफ करके आपके लिए। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट बेटा। देखो नेक्स्ट देखो रिएक्शन, इस बात को बेटा देखो, मजा आ रहा है बेटा? देखो दूसरी रिएक्शन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो इसका। देखो जैसे कि H2, ठीक है, H2 प्लस I2 रिवर्सिबल साइन 2HI ये है। ठीक है, तो इसका सामस्थानिक जो Kc की वैल्यू है वो मान लीजिए K1 मानता हूं मैं, K1 आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको पलट दूं तो इसका उत्तर क्या आएगा वो बताता हूं, 2HI रिवर्सिबल साइन H2 प्लस I2, तो इसका जो उत्तर आएगा Kc डैश, मतलब नया Kc जो आएगा, नया डैश मतलब जो Kc आएगा वो पहले वाले K का व्युत्क्रम आएगा, ये आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये आएगा। तो मान जाओ, देखो बता रहा हूं, मान जाओ कि जब अभिक्रिया की दिशा बदलते हैं तो जो पहले सामस्थानिक होता है उसका 1/, आता है दूसरे में। ठीक है, या तो मान जाओ, वरना तुम्हें प्रूफ करके इसको भी दिखाता हूं बेटा। इसका प्रूफ देखो बेटा, प्रूफ क्या है इसका भी प्रूफ देख लो। ठीक है, मैं लास्ट प्रूफ बता रहा हूँ, सब प्रूफ नहीं बताऊंगा, समझ जाना। जहां अभिक्रिया चेंज करूंगा मैं, जहां पर मैं अभिक्रिया की दिशा बदलूंगा वहां पर जो पहले का सामस्थानिक होगा उसका 1/, कर दूंगा। ठीक है, सवाल करते समय तो प्रूफ देखेंगे इसका बेटा। समीकरण फर्स्ट का देखो बेटा, H2 प्लस I2 रिवर्सिबल साइन 2HI के लिए देखते हैं। तो इसके लिए हम Kc की वैल्यू निकालते हैं, तो Kc इक्वल टू क्या आ जाएगा, HI की पावर 2, ये पावर में चला जाता है, अपॉन H2 एंड I2। ठीक है, इसको मान लीजिए K1 है, ये सामस्थानिक क्या आया उसका, K1। इस चीज़ को पूरे को हमने क्या मान लिया, इस पूरे टर्म को क्या मान लिया, K1 मान लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं बेटा, दिशा बदलने पर। इस अभिक्रिया क्या करते हैं, दिशा बदलने पर, दिशा बदलने पर इसी अभिक्रिया की दिशा बदल दो। जब अभिक्रिया की दिशा बदलते हैं तो क्या आ जाएगा, 2HI रिवर्सिबल साइन H2 प्लस I2। ठीक है, अब इसका नया सामस्थानिक जो Kc होगा वो क्या आएगा, K-c निकाल रहे हैं। तो बेटा देखो इस अभिक्रिया के लिए अब ये प्रोडक्ट बन गया, ये H2, ठीक है, H2 एंड I2 अपॉन दिस HI की पावर 2। समझ में आया? ठीक है, अब क्या काम करें बेटा, इसको अगर हम पलट दें तो ये और ये एक जैसा हो जाएगा, इसको अगर हम पलट दें तो एक जैसा हो जाएगा। तो 1/K-c, K-c मतलब इस चीज़ को हम पलट रहे हैं, तो 1/K-c इक्वल टू ये हो जाएगा HI, ऊपर आ जाएगा बेटा ये HI की पावर 2 अपॉन दिस H2 और I2। ठीक है, और ये चीज़ किसके बराबर है बेटा, देखो ये जो चीज़ है वो K1 के बराबर है। देखो क्या है, K1 के बराबर है। तो यहां से 1/K-c इक्वल टू K1 आ गया। ठीक है बेटा, देखो 1/, इसलिए 1/K-c डैश इक्वल टू क्या आ गया, K1 आ गया। ठीक है, तरछी मल्टीप्लाई कर दो या फिर पलट दो तो K-c इक्वल टू 1/K1 आ गया। मैंने यही तो आपसे कहा था, जो नया वाला सामस्थानिक आएगा वो पहले का उल्टा आएगा। देखो पहला नया सामस्थानिक क्या आया वो पहले का उल्टा, प्रूफ करके भी इस बात को दिखा दिया। ठीक है, अब कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन लिखी हो, ठीक है, जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल और देके बताऊं, अगर कहीं पर भी रिएक्शन इस प्रकार की लिखा हो बेटा, देखो A प्लस बी रिवर्सिबल साइन, यहाँ लिखा हो मान लीजिए x प्लस बाई लिखा हो, x प्लस बाई लिखा हो। ठीक है, तो इसका सामस्थानिक अगर मान लीजिए Kc इक्वल टू दिया हो 5 दिया है, सामस्थानिक इसका 5,
ठीक है, 5 मोल प्रति लीटर दिया हुआ है, या 5 मोल प्रति लीटर साम्य स्थिरांक दिया हुआ है, और इस समीकरण को फिर चेंज कर दे, x प्लस वाई रिवर्सिबल साइन, ठीक है, a प्लस बी पूछ ले, और कहे इसका नया साम्य स्थिरांक क्या होगा। ठीक है, तो नया साम्य स्थिरांक क्या होगा, k डैश c इक्वल टू, इसको पलट लिख दो 1/5, 1/5 हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से वैल्यू हम निकालेंगे, और मात्रक निकालेंगे, खाली 5 लिख दूं मैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा kc। ठीक है, यहाँ मान लीजिए मैं x लिख रहा हूँ, x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो बेटा अभिक्रिया की दिशा बदलने पर जो साम्य स्थिरांक होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात वो व्युत्क्रम रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, अतः ये नोट कर लिखेंगे बेटा, अतः अभिक्रिया की दिशा बदलने पर, अतः अभिक्रिया की दिशा बदलने पर, अभिक्रिया की दिशा बदलने पर उसका नया साम्य स्थिरांक, उसका नया साम्य स्थिरांक, उसका नया साम्य स्थिरांक पहले साम्य स्थिरांक का, पहले साम्य स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। बात समझ में आई बेटा। ये चीज बहुत सीखने वाली चीजें हैं, तभी आप सवाल कर पाएंगे, ध्यान रखना, कंपटीशन के लेवल से तभी होंगे बेटा। ठीक है, बच्चे कुछ इग्नोर करते जाते हैं इन चीज़ों को, भाई सीखना तो इन्हीं से तो है। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन समझा रहा हूँ अच्छे से बेटा। मैं चाहता हूँ शॉर्टकट में डायरेक्टली ये बताया था, लेकिन आपके मन में हमेशा ये बात रहती है, सजी रट्टा मरवा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से कैसे आया। ठीक है, अगर समझेंगे बेटा तो देखो समय तो लगेगा, सिंपल सी बात है। मैं अपना कीमती समय आपको देता हूँ, तो आप भी अपना समय निकालो पढ़ने के लिए भाई, है ना। बेटा प्यारा सा क्यूट सा कमेंट करो, वीडियो लगी हो अच्छी तो, समझ में आ रहा हो तो, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो ना तो लगता है यार बच्चे पढ़ रहे हैं, और जब बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाने में मज़ा आता है। जब बच्चे पढ़े ही ना तो क्या मज़ा है पढ़ाने में, समझा करो यार। किसको तुम बता रहा हूँ, किसको। सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड क्या है। अगर देखो पहले हमने क्या पढ़ा, अभिक्रिया की दिशा बदलने पर जो साम्य स्थिरांक होता है वो भी परिवर्तित होता है। ठीक है, अब देखते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, बताएंगे ये क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अब कहोगे हिंदी मत आओ गुरुजी, अरे हिंदी में स्टोइकियोमेट्री ही कहते हैं, अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री, अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री इसकी हिंदी होगी। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री क्या होता है बेटा, जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, उसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, बताएंगे अभी, देखो चिंता मत करो तुम। तो अगर हम स्टोइकियोमेट्री, अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री चेंज करते हैं तो अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक होता है वो परिवर्तित होता है। कैसे बेटा, देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देख क्लियर करता हूं। देखो बेटा, a प्लस बी रिवर्सिबल साइन, यहां पे मान लीजिए लिखा हुआ है c प्लस डी। ठीक है, तो जो अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री है, यहाँ स्टोइकियोमेट्री बेटा एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ये जो होते हैं ना गुणांक, ये स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कहलाते हैं। तो अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री जो है यहाँ पे एक है, तो मान लीजिए जो इसका साम्य स्थिरांक है जो Kc है बेटा, Kc इक्वल टू मान लीजिए K1 है, इसका साम्य स्थिरांक कितना है, K1 है। ठीक है, अब इसकी हम स्टोइकियोमेट्री चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब से गुणांक चेंज करते हैं। तो देखो मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 2e प्लस 2b, गुणांक चेंज कर रहे हैं हम सभी के, देखो, और हमने लिख दिया यहाँ पे 2c, यहाँ लिख दिया 2d। देखो स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दी इसकी, तब इसका जो नया साम्य स्थिरांक आ जाएगा Kc डैश मान लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, जो K1 है, K1 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ 2 से गुणा की तो साम्य स्थिरांक पे स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अगर यहाँ पे हम स्टोइकियोमेट्री और चेंज कर दें, इस अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री इस तरीके से कर दो, पहले हमने ऐसे की, अब इसकी स्टोइकियोमेट्री हम कर दें 3a प्लस 3b। ठीक है बेटा, 3a 3b रिवर्सिबल साइन 3c प्लस 3d। ठीक है, तो इसका नया जो साम्य स्थिरांक आएगा Kc ट्रिपल डैश या डबल डैश इक्वल टू K1 की पावर 3। समझ में आ रहा है। अगर इस अभिक्रिया को हम की स्टोइकियोमेट्री इस तरीके से कर दें, मान लीजिए यहाँ पे लिख दें 1/2a प्लस 1/2v। ध्यान रखिएगा, हम पूरी अभिक्रिया में एक जैसे नंबर से ही गुणा करते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा से यहाँ 1/2 कर दिया, यहाँ 1/3 कर दिया, ऐसा नहीं होगा। 1/2 से गुणा कर रहे हैं तो स्टोइकियोमेट्री चेंज हो रही है पूरी रिएक्शन की, तो 1/2c प्लस 1/2d। ठीक है, तो इसका जो साम्य स्थिरांक नया आ जाएगा
जो नया साम स्थिरांक आ जाएगा तो वो हो जाएगा बेटा K1 की पावर 1/2 जिससे गुणा कर रहे हैं वो यहाँ पे पावर में आ जाता है। इस प्रकार से स्टैक्योमेट्री चेंज होती है। इसका भी प्रूफ चाहिए क्या? टाइम बहुत खराब होगा तुम लोगों का बेटा, कोई बात नहीं, प्रूफ देख लो यार, तुम्हारे दिमाग में जो खुजली होगी वो दूर हो जाएगी। ठीक है, एक रिएक्शन का प्रूफ देख लो, इन दोनों का प्रूफ दिखा देता हूं मैं ये कैसे होता है। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं बेटा, देखो प्रूफ देख लो। अच्छा, इन चीजों का देखो, हमने पहले बताया a+b रिवर्सिबल साइन और c+d, अगर इसका हम सामस्थानिक Kc इक्वल टू मान लीजिए K1 मानते हैं। ठीक है, अब इसके हम स्टैक्योमेट्री चेंज कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 2a + 2b। ठीक है, और यहाँ 2c एंड 2d। ठीक है, अब हमें बताना है जो इसका नया सामस्थानिक आएगा वो क्या आएगा। आना कितना चाहिए बेटा? K1 का स्क्वायर आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। बात समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है, तो देखो बेटा, इसका सामस्थानिक निकालते हैं। ठीक है, इसका सामस्थानिक निकालते हैं कि क्या आएगा। तो Kc, देखो बेटा, Kc इक्वल टू C और कंसंट्रेशन D अपॉन दिस A कंसंट्रेशन V। इसको सामस्थानिक क्या मान लिया हमने? K1 मान लिया। क्या मान लिया बेटा? K1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसकी स्टैक्योमेट्री बदल दो बेटा। स्टैक्योमेट्री बदलने पर स्टैक्योमेट्री चेंज करने पर चेंज कर दो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें? अब 2a लिख दें, 2a + 2b रिवर्सिबल साइन 2c + 2d। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे, ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो देखो क्या होगा। इसके लिए Kc की वैल्यू निकाल लो बेटा। इसके लिए Kc की वैल्यू निकालेंगे, K' मान लो, K' की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? C + d, C की पावर 2 एंड D की पावर 2 अपॉन दिस, ये चीज पावर में चली जाती हैं, अपॉन दिस क्या आ जाएगा बेटा? A का स्क्वायर एंड V का स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं K' इक्वल टू C की पावर C एंड D एंड A एंड B का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा? होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं हम। और आपको पता है ये पूरी चीज किसके बराबर है? K1 के बराबर है। देखो, और ये किसके बराबर है? K1 के बराबर। तो यहाँ K1 लिख सकते हैं K' इक्वल टू K1 का स्क्वायर, K1 का स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूफ करना था बेटा। देखो मैंने कहा था ये, तो ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब ज़्यादा मत कहो, सर जी प्रूफ कर दिखाओ। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो इसी प्रकार कोई भी हो रिएक्शन, उसकी स्टैक्योमेट्री अगर चेंज हो जाए तो आप डायरेक्टली उसका बता सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई रिएक्शन ये दी हुई है। ठीक है, मैं मान लीजिए बता दूं आपके लिए बेटा, रिएक्शन लिखी हुई है H2 एंड I2 रिवर्सिबल साइन, यहाँ लिखा हुआ है 2HI लिखा हुआ है। इसका जो सामस्थानिक Kc इक्वल टू इसका Kc इक्वल टू सामस्थानिक मान लीजिए, मैं आपको बता दूं K1 मान लो, जिसका सामस्थानिक K1 मान लो यार। ठीक है बेटा, K1 इसका सामस्थानिक है। अब इसकी स्टैक्योमेट्री में चेंज कर देता हूं। इसको मैं क्या काम करूं? हाफ से गुणा कर दूं इसमें, तो हाफ HI, ठीक है बेटा, हाफ H2 हाफ I2 रिवर्सिबल साइन, और यहाँ पे लिख दूं HI। क्या लिख दूं? HI। अब मैं इसका नया सामस्थानिक आपसे पूछूं तो जो नया सामस्थानिक Kc' हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जो पहला K1 था उसका घात हाफ हो जाएगा, K1 की घात हाफ। समझ में आया आंसर कैसे निकालना है? तो इस तरीके से बेटा ये सामस्थानिक चेंज होते हैं। अगर हम किसी अभिक्रिया की स्टैक्योमेट्री बदलते हैं तो उसके सामस्थानिक पर भी प्रभाव पड़ता है, उसका सामस्थानिक भी परिवर्तित होता है। आप देख रहे हैं कैसे यहाँ सामस्थानिक बदल रहे हैं। सामस्थानिक यहाँ तो ये था, स्टैक्योमेट्री चेंज की तो सामस्थानिक परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा अभिक्रिया की स्टैक्योमेट्री बदलने पर, ठीक है बेटा, अभिक्रिया की स्टैक्यो, ठीक है बेटा, अभिक्रिया की स्टैक्योमेट्री बदलने पर उसका सामस्थानिक भी बदलता है, उसका साम्य स्थिरांक
साम स्थिरांक भी बदल जाता है, बदल जाता है। क्लियर? ये सारी चीज नोट कर लो बेटा, बहुत बहुत काम की चीजें, यही तो कंपटीशन में आएंगी, यही तो आएंगे, फॉर्मूले बनाने के लिए आएंगे। बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं आपको इस लेक्चर के बाद, ठीक है। अब देखेंगे बेटा ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप कैसे बदलता है। घबराओ मत, थोड़ा रिएक्शन, थोड़ा बेटा लेक्चर तो लंबा है ही, लेकिन यार सिखाना तो जरूरी है। ये चीज़ सीखोगे नहीं तो कैसे। मेरे मन में आता है ना कभी कभी तुम लोगों को सरल सरल पढ़ा दूँ तो लगता है यार फिर तुम लोग नीट क्वालिफाइड कैसे करोगे, इंटर पास कैसे करोगे, क्योंकि इंटर में ये पूरा चैप्टर का यूज है, पूरा चैप्टर इंटर में यूज है। इसके बाद जो चैप्टर ने रासायनिक बलगत है इंटर का, वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ये चैप्टर आपको क्लियर अच्छा नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक चीज़ का यूज है। जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना आपके लिए, ये सारी चीज़ें उस चैप्टर में यूज आएंगी। बच्चे फिर सोचते हैं कहाँ से क्या आ रहा है, ये चैप्टर नहीं आएगा तो वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। रासायनिक बलगतकी वाला जो कि इंटर क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो रासायनिक बलगतकी है ना वो इंटर का भी है, ठीक है, और नीट में भी आता है और हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो वो चैप्टर तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ये चैप्टर आपको क्लियर ना हो जाए। अब देखते हैं बेटा ताप का प्रभाव, नंबर 3, लास्ट हेडिंग है, चिंता मत करो, ठीक है। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। तो मैं आपको बताऊं, किसी अभिक्रिया का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उस अभिक्रिया का साम स्थिरांक परिवर्तित होता है, ठीक है। लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्मा छिपी है या ऊष्मा शोषी है, या किसी प्रकार की ऊष्मा छिपी ऊष्मा शोषी नहीं है, उसमें ना तो ऊष्मा निकलती है ना जाती है बाहर, ये चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की, दो बेटा, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का साम स्थिरांक, साम स्थिरांक परिवर्तित होता है, परंतु परिवर्तित तो होता है, परिवर्तित होता है, लेकिन 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 यह है, लेकिन यह है अभिक्रिया की प्रकृति, लेकिन यह है अभिक्रिया की प्रकृति, लेकिन यह अभिक्रिया की प्रकृति एंड और बेटा बार्नहाफ समीकरण पर निर्भर करता है। बार्नहाफ समीकरण क्या होता है बताऊंगा मैं अभी आपके लिए, ठीक है, चिंता मत करो बिल्कुल। और बार्नहाफ समीकरण पर निर्भर करता है बेटा, बार्नहाफ समीकरण पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। बार्नहाफ समीकरण क्या है, घबराने की जरूरत नहीं यार, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तुमको पता है मैं पढ़ा रहा हूं, आपकी समझ में गारंटी होगी, ठीक है, चिंता मत करो बिल्कुल। तो बेटा बार्नहाफ समीकरण क्या होती है, ठीक है। तो देखो बार्नहाफ समीकरण कैसे बताते हैं आपके लिए, देखो बेटा, जैसे कोई अभिक्रिया है, ठीक है, माना अभिक्रिया का पहले जो ताप है, देखो बेटा, माना जो अभिक्रिया है, ठीक है, माना अभिक्रिया का जो पहले ताप है, पहले ताप मान लीजिए T1 है, ठीक है, पहले ताप मान लीजिए कितना है बेटा, T1 है, ठीक है, कितना है अभिक्रिया का पहले ताप, T1 है, ठीक है। तब उसका साम स्थिरांक मान लीजिए आता है Kc1। अगर इस अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ा देते हैं, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ा दें तो अभिक्रिया का जो ताप मान लीजिए जाता है T2, तो उसका साम स्थिरांक क्या हो जाता है, नया साम स्थिरांक Kc2 आता है मान लीजिए। तब इसका देखते हैं बार्नहाफ समीकरण क्या होगा बेटा, बार्नहाफ समीकरण, बार्नहाफ समीकरण, बार्नहाफ समीकरण होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। बार्नहाफ समीकरण याद कर लेना, उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे सिलेबस में। तो बार्नहाफ समीकरण होता है लॉग Kc2 अपॉन Kc1 इक्वल टू डेल्टा H 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन दिस T1 इंटू T2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मैं आपको बता दूं डेल्टा H क्या है यहां पर, देखो बेटा
यहाँ के सी और के सी टू तो आपको पता है, के सी क्या है, सामस्थानिक है। ये जब अभिक्रिया का ताप नहीं बढ़ाया है तब का सामस्थानिक है, जब ताप बढ़ा दिया है तो सामस्थानिक ये हो गया है के सी टू। ठीक है, T1 क्या है, पहले का ताप है, और अभिक्रिया का ताप बढ़ा दिया है तब T2 आता है, ये समझ में आ गया। डेल्टा H क्या है ये और समझ लो। R क्या है, R एक कांस्टेंट है, उसे तो मतलब नहीं रखना है। ठीक है, डेल्टा H समझना जरूरी है। डेल्टा जो H है ये अभिक्रिया की ऊष्मा है। ठीक है बेटा, ये अभिक्रिया की ऊष्मा को व्यक्त करता है। ये क्या है बेटा, अभिक्रिया की ऊष्मा को व्यक्त करता है। डेल्टा H क्या है, अभिक्रिया की ऊष्मा को व्यक्त करता है ये। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने काम की बातों पर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के लिए? ठीक है, अब बहुत ध्यान समझेंगे बात। अब आती है अब आती है काम की बात। फर्स्ट पॉइंट, यदि इस रिएक्शन में डेल्टा H इक्वल टू हम रख दें पॉजिटिव वैल्यू रख दें, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू मान लीजिए प्लस का x, रख दो, मान लीजिए। ठीक है बेटा, अगर इसमें डेल्टा H की वैल्यू हम क्या रख दें, यहां पे हम पॉजिटिव रख दें। क्या रख दें बेटा, पॉजिटिव रख दें। ठीक है, और अभिक्रिया का ताप तो बढ़ा ही रहे हैं, T तो बड़ा है ही है। देखो बेटा, सुनो बेटा, यदि डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब यह है कि अभिक्रिया ऊष्मा ले रही है। अभिक्रिया क्या कर रही है बेटा, अभिक्रिया ऊष्मा ले रही है। इसका मतलब यह है अभिक्रिया ऊष्मा अवशोषित कर रही है, अवशोषित करती है, तब हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं डेल्टा के। ठीक है, अवशोषित का मतलब यह है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तब की बात करते हैं। ठीक है, तब बेटा देखो क्या आएगा, log Kc2 अपॉन Kc1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे बेटा पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव प्लस का x रखेंगे तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव की वैल्यू आएगी बेटा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी हम वैल्यू रखते हैं, कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस की कोई वैल्यू रखते हैं तो ये पूरी चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। और T2 तो देखो ताप तो बढ़ा ही रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ तो पहली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जब हम ताप बढ़ा रहे हैं बेटा, जब सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हम T2 इज ग्रेटर देन T1 है, तब सिंपल सी बात है कि T2 माइनस T1 अपॉन दिस T1 इंटू T2 की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होगी नहीं होगी। सिंपल सी बात है बेटा, प्रत्येक अभिक्रिया हम क्या कर रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ाने पर ये चीज़ बड़ी होगी तो ये भी चीज़ वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और डेल्टा H हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो पूरा टर्म क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पूरा टर्म क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव के लिए मान लीजिए माना x, मान लीजिए क्या आ जाएगा बेटा, ये मान लीजिए माना क्या हो जाएगा, ये माना x है प्लस का, मान लीजिए पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी सॉल्व करके। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब सॉल्व करते हैं बेटा। तो बेटा हम जानते हैं, फॉर्मूला हमें पता है, log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n होता है। आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा, 10th होता है बेटा log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n। ये फॉर्मूला याद कर लेना, नहीं पता हो तो। ये log m अपॉन n की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं log बेटा Kc2 नेगेटिव टाइम्स log Kc1 इक्वल टू पॉजिटिव के x वैल्यू मान लो बेटा, पॉजिटिव के x वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ हो जाएगा log Kc2 बराबर प्लस का x प्लस का log Kc1। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो यहाँ पर Kc2 है, यहाँ पर Kc1 तो है लेकिन प्लस का x है साथ में। प्लस x होने का मतलब ये हुआ ये वैल्यू छोटी होगी तभी तो प्लस है, ये वैल्यू छोटी होगी तभी तो प्लस है। ये वैल्यू कैसी होगी बेटा, ये छोटी वैल्यू होगी भाई, ये छोटी होगी, ये प्लस का x ऐड करके तब K2C के बराबर हुआ है, Kc2 के बराबर हुआ है log। ठीक है, तो ये चीज़ छोटी होगी तो हम कह सकते हैं log Kc2 इज ग्रेटर देन log Kc1। log हटा दें तो Kc2 इज ग्रेटर देन Kc1। समझ में आया बेटा? ये है
अगर अभिक्रिया का ताप बढ़ाया है तो जो Kc2 प्राप्त हुआ है, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर जो इसका नया सामस्थानिक प्राप्त होता है उसका मान पहले के सामस्थानिक से ज़्यादा प्राप्त होता है। समझ में आया बेटा? हम लिख सकते हैं अतः, इसके नीचे लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ, इसके नीचे लिखना है इसके नीचे अतः कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी। अतः ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर सामस्थानिक का मान बढ़ता है। ठीक है, सामस्थानिक का मान बढ़ता है। कौन सी अभिक्रिया में? अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और उसमें अगर हम ताप बढ़ा दें तो सामस्थानिक का मान क्या होगा बेटा? सामस्थानिक का मान भी बढ़ जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है बेटा इतना आप लोगों के लिए? ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। अब अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव लेते तो क्या होता? नेगेटिव का मतलब होता है बेटा ऊष्मा का क्षय होना, उसमें क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, यदि डेल्टा जो H की वैल्यू है वो नेगेटिव हो। नेगेटिव का मतलब यह है कि अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती हो। निकलने का मतलब यह है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो बेटा आपको पता है जो आपका बार्नठाफ समीकरण है, बार्नठाफ समीकरण क्या होता है? बार्नठाफ समीकरण आपका होता है log Kc2 अपॉन Kc1। ठीक है, इक्वल टू डेल्टा H 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन दिस T1 इंटू T2। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है बेटा बार्नठाफ गुणांक का, वो बार्नठाफ समीकरण का। देखो ध्यान समझना, प्रत्येक रिएक्शन में जो T2 और T1 डैश T2 डॉट, ठीक है, T2 इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव प्रत्येक केस में पॉजिटिव ही वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कंडीशन में हम अभिक्रिया का ताप क्या कर रहे हैं? ताप तो बढ़ा करके चल रहे हैं, T2 की वैल्यू हमेशा बढ़ी रहेगी। ठीक है, मतलब इस चीज़ की वैल्यू तो हमेशा प्रत्येक में पॉजिटिव लेनी है हर केस में। डेल्टा H की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, डेल्टा H की वैल्यू हमने क्या ली है? नेगेटिव ली है। अब ध्यान समझना, जब डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव ली है तो यहाँ पे हम नेगेटिव चीज़ रखेंगे, नेगेटिव मान रखेंगे, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो नेगेटिव में आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, तो हम कह सकते हैं log Kc2 अपॉन Kc1 इक्वल टू माइनस का x, मान लीजिए माइनस की वैल्यू आ गई x। ठीक है, कर दो बेटा, इससे अब क्या काम करेंगे? सो खोलो, log Kc2 नेगेटिव टाइम्स log Kc1 इक्वल टू माइनस का x। क्लियर? लिख सकते हैं log Kc2 इक्वल टू माइनस का x प्लस log Kc1। अब जो सिंपल सी बात है कि इसमें से log Kc1 में से माइनस का x घट रहा है, इसका मतलब ये है कि log बड़ा होगा, log Kc1 बड़ा होगा तभी तो घट रहा है। ये कैसा होगा बेटा? बड़ा होगा तभी तो घट रहा है, बड़ा होगा तभी तो घट रहा है। तो ये लिख सकते हैं log Kc2 इज लेस देन log Kc1। ठीक है, या हम log हटा दें तो हम कह सकते हैं Kc2 इज लेस देन Kc1, या हम कह सकते हैं Kc1 बड़ा है Kc2 से। ठीक है, तो इससे क्या निकलता, निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है यदि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा का क्षय कर रही है और उस अभिक्रिया का हम ताप क्या है? ताप बढ़ाएं अगर, तो उस अभिक्रिया का जो सामस्थानिक पहले वाला था वो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे जो अभिक्रिया का सामस्थानिक जो नया निकल के आएगा सामस्थानिक वो कम होगा। देखो कम है नहीं है बेटा, Kc2 की वैल्यू क्या है? कम है Kc1 की तुलना में। ठीक है, अतः ऊष्मा क्षेपी
तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक, नया साम्य स्थिरांक, ठीक है, यह साम्य स्थिरांक लिख लो, ठीक है बेटा। साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा या घट जाएगा। साम्य स्थिरांक कम प्राप्त होगा या कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में बेटा? अभिक्रिया अगर ऊष्मा केस डिपेंड करता है अभिक्रिया कौन सा। अगर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी है, उससे ऊष्मा का ह्रास हो रहा है और तुम उसका ताप क्या है, ताप बढ़ा दो। एक तो उससे पहले ऊष्मा उसकी पहले से निकल रही है, तुम और ताप बढ़ा दो तो क्या होगा, ऊष्मा की जो साम्य स्थिरांक है वो घट जाएगा। नया साम्य स्थिरांक जो प्राप्त होगा वो पहले की तुलना में घटा हुआ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि अगर अभिक्रिया ना तो ऊष्माक्षेपी हो और ना ही ऊष्मा शोषी हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं बेटा। देखो, अगर अभिक्रिया ना तो ऊष्माक्षेपी हो और ना ही ऊष्मा शोषी हो तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखो थर्ड केस, लास्ट थर्ड, यदि अभिक्रिया यदि डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, अर्थात अभिक्रिया ना तो ऊष्मा शोषी हो और ना ही ऊष्माक्षेपी हो, तब क्या होगा बेटा। देखो तब डेल्टा H की वैल्यू हमने क्या ले ली है, 0 है। 0 वैल्यू यहां रख दोगे तो सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। तब log Kc2 अपॉन Kc1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो हम लिख सकते हैं log Kc2 नेगेटिव टर्म्स log Kc1 इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं log Kc2 इक्वल टू log Kc1, ठीक है बेटा। यह हम लिख सकते हैं Kc2 इक्वल टू Kc1, ठीक है। तो हमने देखा कि इस कंडीशन में जो दोनों साम्य स्थिरांक थे पहले और अभिक्रिया का ताप बढ़ाने के बाद जो नया साम्य स्थिरांक प्राप्त हुआ, दोनों ही साम्य स्थिरांक बराबर मात्रा में प्राप्त होते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जो ना तो ऊष्माक्षेपी हो और ना ही ऊष्मा शोषी हो, ऐसी अभिक्रिया में ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अतः ऐसी अभिक्रिया अतः जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ना तो निकलती हो और ना ही अवशोषित होती हो, तो इसका ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। थक गए कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। नोट करो फटाफट इस चीज को, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब एक आध पॉइंट और देख लो बस, फिर बेटा लेक्चर खत्म होता है और मैं आपके लिए बिल्कुल 100% पढ़ा रहा हूँ जितना आपके बुक में लिखा है। बेटा देखो, अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सरल भी कठिन भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के पढ़ें, बुक में देख लिया करो। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पढ़ाता, सारा बुक का ही पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। तबड़ा ज्ञानी नहीं हो बेटा, अपनी तरफ से कुछ पढ़ाऊँगा तुम लोगों को, सब बुक का ही पढ़ाता हूँ, टेंशन मत लिया करो। चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट एंड 6 पॉइंट एंड लास्ट, खत्म हो गई बात, ठीक है। सांद्रता का प्रभाव देखते हैं बेटा। सांद्रता का प्रभाव, उसके बाद हम देखने वाले हैं बेटा
दाब एवं आयतन का प्रभाव, दाब एवं आयतन का प्रभाव। फिर हम देखने वाले हैं दाब एवं उत्प्रेरक का प्रभाव, दाब एवं उत्प्रेरक का प्रभाव। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इनका साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इन सभी का साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, हाथ थक गया मेरा लिखते लिखते, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया यार ये। लेकिन बेटा पढ़ाना तो था ही, छोड़ता थोड़ी नहीं इसको, है ना। प्यारे बच्चों, थक गए हो गए आप लोग भी, मैं भी थक गया हूँ। वीडियो चलेगी कर दीजिए लाइक, प्यारा क्यूट सा कमेंट कीजिए जैसे हैं आप। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लगे नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।